हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी पॉलिटी की वन शॉट मैराथन। और इस मैराथन से आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 सवाल मिलेगा हर शिफ्ट के अंदर, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी यहाँ से हम रिवाइज करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। बताइए ज़रा, फंडामेंटल राइट से कौन सा पार्ट डील करता है? तो पार्ट नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, फंडामेंटल राइट से बनने वाले सारे सवाल यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है? तो पार्ट नंबर 3 के अंदर आता है। सर कौन से आर्टिकल से कहाँ तक आता है? तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये अमेरिकन से लिया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रावधान है जो हमने अपनाया है। इसके अलावा सर पार्ट नंबर 3 जो है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सर टोटल 6 फंडामेंटल ड्यू राइट्स हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये जस्टिशिएबल होते हैं। ओके, एक तो जस्टिशिएबल वाला पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत काम का है, और एक ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझाता हूँ। देखो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स अकेली ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, आप कोर्ट में केस कर सकते हो अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वोलेट होता है। फॉर एग्जांपल, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप कहीं भी फ्री में इंडिया में घूम सकते हो, मतलब इंडिया के अंदर कहीं भी जा सकते हो बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के। ठीक है, लेकिन अब आपको कोई इंसान कैद करके रख लेता है, घर में बंदी बना करके रख लेता है, तो ये एक क्रिमिनल केस माना जाएगा और आप इस चीज़ के लिए किसी के पास कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर बात करता हूँ फंडामेंटल ड्यूटी की, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो राइट टू वोट आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। आप वोट देने जाना चाहिए, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन अगर आप वोट देने नहीं जाते हो तो क्या आप पे पुलिस केस होता है? नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी जस्टिशिएबल नहीं होती, और ना ही डीपीएसपी ये भी जस्टिशिएबल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट जो होता है ये हमारा जस्टिशिएबल होता है। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के वोलेशन पर हम जो है कानून के पास जा सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये फ़र्क होता है जस्टिशिएबल और नॉट जस्टिशिएबल में। नेक्स्ट आइएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं रखी गई बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज पार्ट नंबर 3 इज़। बताइए ज़रा, पार्ट नंबर 3 में क्या रखा गया है जिसकी वजह से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं रखी गई? सर पार्ट नंबर 3 में आपकी हर वो चीज़ रखी गई है जो कि जस्टिशिएबल है। क्या है? जस्टिशिएबल है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली आपको पार्ट नंबर 3 का पता है क्या? सर फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिशिएबल है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है थोड़ा सा। ओके, चलिए बताइए ज़रा, पार्ट नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिस्ट हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कितने ग्रुप्स हैं फंडामेंटल राइट्स के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो टोटल 6 ग्रुप्स हैं। कितने? सर 6 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से वो अभी हम आगे देखेंगे। ओके, अभी यहाँ पर आते हैं। बताइए ज़रा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? जो तो समझ पाए वो तो डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो, राइट टू वोट। लेकिन जिनको मुश्किल होती है ना ये चीज़ समझने में कि सर फंडामेंटल राइट क्या है और फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, तो आप ऐसा समझो कि देखो, जैसे अपोज करो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें धर्म अपनाने की आज़ादी है। आज़ादी है ना, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दबाव बनाता है कि नहीं आप यही वाला धर्म अपनाओ, तो क्या आप उसके लिए कानून के पास जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो ना। तो ये फंडामेंटल राइट हो गया, क्योंकि इसके लिए हम कानून के पास जा पा रहे हैं। ठीक है, फिर आती राइट टू फ्रीडम। आपको घूमने की आज़ादी है? बिल्कुल है। लेकिन अगर आपको कोई कैद कर लेता है, बंदी बना के रख लेता है, तो क्या उसके लिए आप ये कानून के पास जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो, केस कर सकते हो, है ना। तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट हो गया। राइट टू इक्वलिटी, सबको बराबरी का अधिकार है। ठीक है, लेकिन कोई भेदभाव कर रहा हो तो उसके लिए क्या आप जा सकते हो कानून के पास? बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि इक्वलिटी का राइट है। तो ये भी फंडामेंटल राइट हो गया। लेकिन राइट टू वोट की बात करता हूँ, तो आपका अधिकार है वोट देना, लेकिन अगर कोई वोट देने नहीं जाता है तो क्या आप उसके लिए कानून के पास जा सकते हो कि इसने वोट नहीं डाला? नहीं जा सकते। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट बात कर रहा था तो तीनों फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू वोट फंडामेंटल ड्यूटी आती है। ओके, चलिए अब आपके 6 पार्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 पार्ट्स में हमारा फंडामेंटल राइट बटा हुआ है। ओके,
अब बात आती है एक एक करके डिटेल में समझते हैं। देखो इधर सर आर्टिकल नंबर 14 से 18 जो है राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, 19 से 22 राइट टू फ्रीडम की। और ये याद रखना, ये पूरी स्लाइड ये डायरेक्टली एग्जाम में मिलती है, ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा अभी। ओके, उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, फेवरेट है एग्जामिनर का। ओके, इसके अलावा बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, 25 से 28 में। 29 से 30 में आता है सर एजुकेशनल राइट्स एंड कल्चरल राइट्स। और आर्टिकल नंबर 32 से 35 सर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सब चीज़ें क्या है डिटेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट ये चार्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आइए देखो दोस्तों, आइए सर, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। बताइए ज़रा इनमें से कौन सा आर्टिकल बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, कि कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून ये देख करके फैसला नहीं करेगा ये अमीर घर का है या गरीब घर का है। कानून ये नहीं देखेगा सामने लड़की है या लड़का है। कानून के आगे कोई भी मंत्री हो चाहे कोई आम आदमी हो, सेम है सबके लिए कानून। ये बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो यहाँ पर ज़रा अभी आइए, राइट टू इक्वलिटी हमने किस में देखा था, 14 से 18 में। तो क्या यहाँ पर 14 से 18 में दिख रहा है कुछ, सर 14 दिख रहा है, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आइए अब 14 से 18 तक हमने अभी देखो यहाँ पर क्या पढ़ा, यहाँ पर आइए सर 14 से 18 में अभी हमने देखा राइट टू इक्वलिटी आती है, लेकिन कितने तरीके की इक्वलिटी होती वो अब यहाँ पर हम डिटेल में जाएंगे। ओके, तो आओ ज़रा देखो, आर्टिकल नंबर 14 हमसे बोलता है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। कानून किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता कि ये मंत्री का बेटा है चलो छोड़ो इसको, ये आम आदमी है इसको डाल दो जेल में, ऐसा नहीं कर सकता कानून। कानून जो आम आदमी के लिए है वही आपके बड़े से बड़े नेता के लिए भी है। ओके, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 15 की बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 15 आपका बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि तू लड़का है तू लड़की है, नहीं, तू छोटी जात का है तू बड़ी जात का है, ये कुछ भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 16 बोलता है कि भाई देखो ऐसा है कि गवर्नमेंट कोई भी पोस्ट निकालेगी, मान लो गवर्नमेंट ने कोई भी पोस्ट निकाली, ठीक है। अब मान लो सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता है, एसएससी का निकला या क्या है, तो ये फॉर्म जो निकलते हैं ना, ये फॉर्म निकलते हैं आपका आर्टिकल नंबर 16 की वजह से। आर्टिकल नंबर 16 की वजह से ये फॉर्म की अनाउंसमेंट करी जाती है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, सपोज करो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे को पता है कि मेरे ऑफिस में ना 5 बंदों की ज़रूरत है, ठीक है। अब इन 5 बंदों के लिए परीक्षा करवानी है तो फॉर्म निकालना ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, भाई मेरे ऑफिस में 5 लोगों की ज़रूरत है, तो मैं क्या करता कि अपने ही रिश्तेदारों को उठाता भर्ती कर लेता बिना बात के, तो ऐसे तो नाइंसाफ़ी हो जाती ना, इक्वलिटी कहाँ जाती। इसीलिए आर्टिकल नंबर 16 बोलता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर निकलती है गवर्नमेंट के ओर से तो उसका पब्लिक नोटिस जारी होगा, एक कंपटीशन करवाया जाएगा, उसके बाद ही आप किसी को सिलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। ओके, ये होता है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 17 की बात करते हैं तो ये होता है अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छूत और अछूत। जो लगान मूवी देखी है जिसने, उसमें देखा नहीं होता एक वो टेढ़े हाथ वाला होता है पर्सन कि ये छोटी जात का है इसे हम नहीं छुएंगे, ये अछूत है ना। तो ये सब भेदभाव अब यहाँ पर नहीं कर सकते। ओके, और आर्टिकल नंबर 18 बोलता है अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, कि कोई भी किसी भी तरीके के टाइटल्स अब नहीं रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डील्स विद राइट टू इक्वलिटी। बताइए जरा इक्वलिटी की बात आर्टिकल नंबर 14 से 18 करता है, ठीक है। चलिए बताइए जरा अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स की बात कौन करता है, सर अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स अभी हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 18। ओके, चलिए बताइए ज़रा अबॉलिशेस द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की बात कौन करता है, कौन सा आर्टिकल करता है कि अनटचेबिलिटी हटा दो, तो आर्टिकल नंबर 17 करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हर बार मिलेगा, हर बार। ओके, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की बात कौन सा आर्टिकल करता है, सर राइट टू फ्रीडम की बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19।
लेकिन फ्रीडम बहुत तरीके की होती है। आइए ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर सुनना। देखो इधर सर, आप एक काम करिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेरी बात सुनिए। तो आप देखोगे यहाँ पर नोट करोगे तो सर 19 का ए, 19 बी, 19 सी, 19 डी, 19 ई, लेकिन यहाँ पर एफ नहीं है, सीधे जी है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये इसी तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है सर एफ वाला पार्ट क्या है। तो बच्चे एफ वाला पार्ट जो है वो था राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था पहले, लेकिन अब उसे फंडामेंटल राइट हटा दिया गया है, अब उसे फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया है, इसीलिए अब वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता। अब ऐसा क्यों करा गया, पहले उसका कारण भी जानो। देखो दोस्तों, पहले यहाँ पर होता था 19(1) और उसके बाद होता था एफ, और यहाँ पर होता था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ज़रा सोच के देखो, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि सबको प्रॉपर्टी लेने का अधिकार है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट है तो आप कानून के पास भी जा सकते हो। तो भाई मैं कुछ कमा नहीं रहा, मैं कुछ कर नहीं रहा, और मैं बैठा हूँ फ्री, अब मैं जाता हूँ कानून के पास कि भाई मेरा अधिकार है, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, ला के दो। अब कानून की समस्या हो गई है, तो भाई कमाएगा तब बनेगी, लेकिन कानून हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट है, मेरा अधिकार है, मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो लाओ। इसीलिए ये चीज़ एक कॉन्ट्राडिक्शन थी जिसको यहाँ से हटा दिया गया, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अब इसको फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया है। ओके, तो आर्टिकल नंबर 19G आता है डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिटेल के अंदर। ठीक है, कैसे? ध्यान से सुनना। आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि बताइए ज़रा, ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम का कौन सा पार्ट है जो आपसे ये बात बोलता है कि भाई आपको आज़ादी है, पूरे इंडिया के टेरिटरी में, इंडिया की बाउंड्री में कहीं भी फ्री में घूम सकते हो। ठीक है, मैं चाहूँ सिक्किम जाऊँ, मैं चाहूँ यहाँ से लद्दाख जाऊँ, मैं चाहूँ यहाँ से दिल्ली जाऊँ, मेरी मर्जी, मुझे कोई रोक नहीं सकता कि तेरे पास वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, नहीं, क्योंकि इंडिया का नागरिक हूँ, इंडिया की सिटीजनशिप है मेरे पास, तो मैं इंडिया के अंदर कहीं भी घूम सकता हूँ। ये आज़ादी कौन सा आर्टिकल देता है? तो 19 का डी वाला पार्ट देता है। तो ये सब चीज़ें इसी तरीके से आपके एग्जाम में मिलेंगी। अब इनको याद कैसे करना है, तरीके से करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे। आओ ज़रा, अब ट्रिक से सुनना ध्यान से, क्या क्या चीज़ें पूछता है। ठीक है, देखो कुछ मैं आपको डायरेक्टली याद करवाता हूँ, ध्यान से सुनना। सर सी वाला पार्ट बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। सी से कोऑपरेटिव सोसाइटी याद रखो, सी से क्या हो गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी। डी से याद रखो डिस्टेंस, क्या याद रखो? डी से डिस्टेंस, क्या याद रखो? डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि कितनी दूर जा सकते हो। सर इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी घूम सकते हो, तो ये बात करेगा फ्रीली मूव करने की टेरिटरी के अंदर। डी से डिस्टेंस याद रखो, और सी से याद रखो कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये दो तो डायरेक्टली याद हो गए। इसके बाद देखो भाई, अब जी से याद रखो गांधी जी, क्या याद रखो? गांधी जी। और गांधी जी क्या होता है सर? पैसे नोट पे आता है, नोट पे गांधी जी की फोटो होती है, होती है। तो जी वाला बात करता है कि आप इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं भी सेटल आउट होके अपना खुद का बिजनेस, प्रोफेशन, जो भी आप चाहो अपना काम कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो जी से गांधी जी। और गांधी जी कैसे आएंगे? जब हम किसी भी प्रोफेशन में अपना काम करेंगे, चाहे वो ट्रेड का हो, बिजनेस का हो, कोई भी ऑक्यूपेशन हम काम करेंगे तो वो उससे गांधी जी आएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखो। तो तीन तो याद हो गए, फटाफट से बताओ। सी से कोऑपरेटिव सोसाइटी, डी से डिस्टेंस यानी कि कहीं भी घूम सकते हो, और जी से गांधी जी, गांधी जी यानी कि नोट। और नोट कैसे आएगा? मेहनत करोगे, काम करोगे तब। तो ये आज़ादी देता है, कहीं भी हम अपना काम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ध्यान से सुनना। ई से याद रखो स्टेट, क्या याद रखो? ई स्टेट। ई से याद रखो स्टेट। ठीक है, स्टेट आपने देखा होगा जब भी आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने जाते हो ना, तो वहां पर देखा होगा स्टेट्स के पास जाते हो आप। स्टेट्स होते हैं ना, अलग अलग जगह के प्लॉट्स बने होते हैं, स्टेट्स वगैरह होते हैं कि यहाँ पर इसका स्टेट है, इसका स्टेट है। तो स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। क्या होता है? प्रॉपर्टी। तो ई का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टी। यानी कि ये आपको एक आज़ादी देता है कि आप इस देश के अंदर कहीं भी जाकर के सेटल आउट हो सकते हो, कहीं भी जाकर के प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ओके, तो ये याद रखिएगा। ई से क्या हो गया? स्टेट। स्टेट का मतलब क्या हो गया? कहीं भी हम रेजिडेंस कर सकते हैं, यानी कि सेटल आउट हो सकते हैं, रह सकते हैं। और रहेंगे कहाँ पर? घर वगैरह बना करके, यानी कि प्रॉपर्टी की आज़ादी देता है। ठीक है, अब आता है बी। बी का मतलब याद रखो बॉम्ब। बी से क्या याद रखो? बॉम्ब।
क्या याद रखो, बॉम्ब। अब एक सिंपल सी बात सुनना भाई, आज है मेरा बर्थडे मान लो, और मैं अपने 10 दोस्तों को बुलाता हूँ, इकट्ठे होते हैं, मजे करते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, कोई भी पाबंदी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब भाई साहब मेरा बर्थडे है, मैं हूँ गैंगस्टर, मेरे 10 दोस्त आए, उनके पास भी हथियार विथियार है, बम वम लेके आए, अब वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या ये गड़बड़ नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो यही चीज़ हमारा देश में ये बोलता है कि भाई तुम गैदरिंग करो, तुम 10 की जगह 100 की जगह 1000 10 लाख लोगों को इकट्ठे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हथियार वथियार लेकर नहीं इकट्ठे होना, ठीक है। तो बी से मतलब क्या है, बॉम्ब, ठीक है। तुमने हथियार वथियार लेकर के इकट्ठा नहीं होना, यानी कि पीसफुली, शांति से तुम इकट्ठा हो जाओ, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिना किसी हथियार के, बिना किसी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस के, ओके। इसके अलावा बचा क्या, ए से याद रखो आवाज़, ए से क्या याद रखो, आवाज़। आवाज़ कैसे निकलेगी, बोलोगे, एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये सारी चीज़ें। तो एक बार फटाफट से रिवाइज करें ये ट्रिक्स, ओके। और अच्छी लगी हो तो ट्रिक्स तो कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। चलो आओ। तो ए से आवाज़ यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी। बी से बॉम्ब, बॉम्ब से क्या हो गया कि भाई इकट्ठे हो जाओ लेकिन हथियार लेकर नहीं आना, तो बी से बॉम्ब यानी कि हथियार नहीं लेकर के आने। सी से कोऑपरेटिव सोसाइटी। डी से डिस्टेंस यानी कि कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो। ई से क्या हो गया, स्टेट, स्टेट यानी कि प्रॉपर्टी, तो आप कहीं भी सेटल आउट हो सकते हो और रेसिडेंस कर सकते हो, ठहर सकते हो, ओके। और जी से क्या हो गया सर, जी से हो गया घर, या फिर गांधी जी समझ लो, जी से क्या समझ लो, गांधी जी। गांधी जी क्या होता है सर, आप गांधी जी कैसे आएगा, जब आप ट्रेड एंड बिजनेस वगैरह करोगे उससे, ओके। तो इसकी आज़ादी देता। अब आओ फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन बनते कि नहीं। चले आइए, बताइए ज़रा, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाउ मेनी फ्रीडम्स, कितने तरीके की फ्रीडम देता है आर्टिकल नंबर 19? सर ए बी सी डी ई, एफ वाला नहीं देता है, जी। तो कितने तरीके के हो गए, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। नेक्स्ट आइएगा, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच किया गया है ये बताना है। सर क्या आर्टिकल नंबर 17 अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स है? बिल्कुल नहीं, अनटचेबिलिटी की बात करता है ये तो। क्या 15th राइट टू एक्सप्लोटेशन है? नहीं सर। आर्टिकल नंबर 14 क्या अनटचेबिलिटी की बात करता है? नहीं। आर्टिकल नंबर 19 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल सर। आर्टिकल नंबर 19 किसकी बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम की बात करता है। नेक्स्ट आइएगा कि सर अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है स्टेट शेल प्रोवाइड अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है कोई भी स्टेट हर एक बच्चे को 6 साल से लेकर के 14 साल का अगर कोई भी बच्चा है उसको गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन देगी? ये कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ है? तो अमेंडमेंट नंबर 42 के तहत हुआ है कि 6 से 14 साल का बच्चा मुफ्त शिक्षा पा सकता है, ओके। सॉरी 86th, यहाँ पर 86th, 42 तो फंडामेंटल राइट्स वाला है, 86th आएगा। 86 के तहत ये चीज़ हुई है, ओके। चलिए आइए, अब देखो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 21A जो है ये बात करता है किसकी, कि भाई कोई भी बच्चा अगर 6 से 14 साल का है तो वो फ्री में एजुकेशन पा सकता है। और ये आर्टिकल जो है ऐड किसके तहत हुआ था? सर ये आर्टिकल बना था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, 2002 में आई थी। ये ईयर बच्चों ज़रूर याद रखिएगा, मैं आपको हर बार बताता हूँ, पिछले साल भी बच्चों को यही चीज़ बोली थी कि ईयर ज़रूर याद रखा करो, और ईयर से ही क्वेश्चंस पूछता है। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आई है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 21A क्या बोलता है कि सर राइट टू एजुकेशन, क्या हुआ ये आर्टिकल? सर यह है राइट टू एजुकेशन, ओके। नेक्स्ट आइएगा, इन केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन अरेस्ट एंड डिनाइड टू राइट टू बी डिफेंड। देखिए दोस्तों, मान लो आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, ज़बरदस्ती, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई भी आपके ऊपर प्रूफ नहीं है कि आपने ही ये चीज़ करी है। पुलिस वाले आते हैं घर से कि नहीं तूने किया, तेरे को उठाते हैं और डाल देते हैं जेल में। तो आपके पास कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपको बचाता है अरेस्ट होने से, या फिर अरेस्ट होने के बाद की कार्रवाई करवाता है कि आप बचे रहो? तो ये सारी चीज़ें होती हैं सर आर्टिकल नंबर 22 के तहत, ठीक है। देखो 2 आर्टिकल्स याद रखना, एक आर्टिकल होता है 20, एक आर्टिकल होता है 22। 20 बोलता है अरेस्ट ही नहीं होने दूंगा। पुलिस आई, पुलिस बोलेगी हाँ मैं आपको अरेस्ट करना है, तुम बोलोगे लिखा प्रूफ, लिखा प्रूफ लगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है कि भाई हम तुम्हें अरेस्ट ही नहीं होने देंगे। पुलिस जैसे आएगी तुम बोलोगे ला प्रूफ दे, अरेस्ट वारंट दिखा,
ये दिखा, क्या प्रूफ है पहले ये बता, उसके बाद तुम उसे ले जा सकते हो, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना कि भाई आपको अरेस्ट करने से पहले अरेस्ट वारंट इशू होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई फीमेल है तो उसको कोई भी जेंट्स पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकता, फीमेल लेडी पुलिस होनी ज़रूरी है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आर्टिकल नंबर 20 में लिखी गई हैं। तो आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है कि भाई हम तेरा भाई है, हम तेरे को अरेस्ट नहीं होने देगा। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 22 है वो क्या कहता है, अरे भाई अगर हो भी गया तो मैं हूं ना यार, हो भी गया तो मैं हूं ना, ठीक है। अब 22 के अंदर क्या होता है, देखो मान लो पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया, अब पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होती है। कैसे, अगर आपने किसी को भी अरेस्ट किया है ना तो पुलिस के पास सिर्फ 24 घंटे की टाइम होता है। 24 घंटे के अंदर उसको कानून के सामने पेश करना पड़ता है, जज साहब के सामने पेश करना पड़ता है जिसको भी उसने अरेस्ट किया है। इसके अलावा इस 24 का आधा कर दो यानी 12 घंटे, इस 12 घंटे के समय के अंदर पुलिस वाले को क्या करना होता है कि जिस पर्सन को उसने अरेस्ट किया है जैसे मर्जी करके उसके परिवार वालों को पता करे और उनको इन्फॉर्म करे कि हमने आपके बच्चे को अरेस्ट किया है, ठीक है। और अगर पुलिस ये 12 घंटे में इन्फॉर्म नहीं कर पाती तो पुलिस को उसको छोड़ना पड़ता है, नहीं तो पुलिस की नौकरी जा सकती है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारे कानून हैं और ये सारे चीज़ें आती हैं आर्टिकल नंबर 22 के अंदर। तो 20 क्या बोलता है, हम अरेस्ट ही नहीं होने देगा, और 22 क्या बोलता है, अगर हो भी गया तो मैं हूं ना, ओके। चलो आओ आइए ज़रा, तो आर्टिकल नंबर 22 क्या बोलता है कि मैं हूं ना। तो ये ग्रांट करता है प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्सन टू अरेस्ट और डिटेन, अरेस्ट होने के बाद क्या क्या कार्रवाई आप कर सकते हो उन सभी चीज़ों के बारे में ये बताता है, ठीक है। और ये राइट होता है इसी आर्टिकल के तहत कि भाई अगर किसी को भी अरेस्ट किया है तो मैजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर के अंदर उसे पेश करना पड़ता ही पड़ता है, ओके। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है आर्टिकल नंबर 23, ओके। आर्टिकल नंबर 23 बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। नेक्स्ट आइएगा, बताइए ज़रा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन ऑफ विच एज इन जॉब्स लाइक फैक्ट्री एंड माइनिंग्स। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में ना कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनकी वजह से आप जो भी फैक्ट्रीज होती हैं, माइंस वगैरह होती हैं, ये जो भी ऐसे काम होते हैं जिनमें जान का खतरा होता है, उनमें एक एज लिमिट सेट करी जाती है कि उससे कम के पर्सन को आप नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे माइनिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, ब्लास्ट करने पड़ते हैं, एक्सप्लोजन्स करने पड़ते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग्स कर सकें, ठीक है। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, कई बार आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में जैसे चूड़ी बनाने की काम होता है, या कोई ऐसी फैक्ट्री होती है जो कि मांझा डोर वगैरह बनाती है, तो उनमें कांच वगैरह का उपयोग होता है, या फिर कोई ऐसी फैक्ट्री जिसमें लाइट वगैरह कम यूज़ होती है, ठीक है, कोई भट्टी में काम करता है। तो ये सब चीज़ों में क्या होता है कि फिजिकल एबिलिटी ज़रूरी होती है, इसीलिए सरकार ने एक एज डिसाइड करी है, वो है 14 ईयर्स, कि 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा अगर फैक्ट्री में, अगर माइनिंग्स के अंदर, या फिर जो भी डेंजरस जॉब्स होती हैं उनके अंदर अगर काम करता हो दिख गया तो उस पर ताला लग जाएगा, ओके। तो ये कानून का नियम है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी फैक्ट्री, किसी भी माइनिंग्स में काम नहीं कर सकता, ओके। चलिए, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें मैं समझा देता हूँ एक साथ, यहाँ पर दोनों ही आर्टिकल्स में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। सर 23 वाला आर्टिकल बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग आती है, फोर्स लेबर वगैरह आती है, ये चाइल्ड लेबर वगैरह, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं, ठीक है। अब ये ट्रैफिकिंग का मतलब नहीं पता होगा, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब नहीं पता होगा बहुत लोगों को, तो उनको भी समझा देता हूँ। देखो इधर, सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है। सर आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं, दूसरे शहर ले जाते हैं, बेच देते हैं, दूसरे देश ले जाते हैं, बेच देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। किसके अंदर आती हैं सर, एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग में ये चीज़ें होती हैं कि जब आप किसी एक इंसान को व्यापार बना करके उसे बेच या खरीद देते हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं आर्टिकल नंबर 23 के अंदर आती हैं, क्राइम के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी बच्चे को आपने मान लो ज़बरदस्ती उससे काम करवा रहे हो, मार पीट रहे हो, उसको डरा धमका करके आप काम करवा रहे हो, तो जब किसी चीज़ के ऊपर हम दबाव बनाते हैं, डराते धमकाते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें आपकी आती हैं एक्सप्लॉयटेशंस में, और ट्रैफिकिंग में आती है व्यापार की चीज़ें, जब आप इंसानी तौर पे व्यापार करते हो कि किसी बच्चे को उठाया, किडनैप किया, दूसरे शहर में जाके बेच दिया, तो ये सब चीज़ें आपके आर्टिकल नंबर 23 में आती हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 24 में क्या आता है कि भाई चाइल्ड लेबर के बारे में आता है कि भाई अगर
एज 14 ईयर्स की से कम की है तो वो फैक्ट्रीज या माइनिंग्स वगैरह ऐसी डेंजरस जॉब्स में काम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उस बच्चे की फिजिकल एबिलिटी इतनी नहीं होती वो परफॉर्म कर पाए, इसीलिए ये एज रखी गई है। ओके, चलिए। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप खुद देख लो, ये CGL 2022 का क्वेश्चन है और इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं। तो मैंने जो आपको चार्ट बोला था कि यहाँ से यहाँ तक फ्रीडम का आर्टिकल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद देख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा सर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें तो 25 से 28 तक होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, चलिए अब बात आती है, बताइए ज़रा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, कौन सी गलत स्टेटमेंट है। तो सर अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहली स्टेटमेंट की, तो इट प्रोवाइड फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन्स। बिल्कुल सर, ये राइट टू फ्रीडम क्या होता है कि आप अपने धर्म के कार्यों में आगे बढ़ सकते हो, आप अपने धर्म के इंस्टीट्यूट्स खोल लो, ठीक है। उसके अलावा कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो लेकिन दूसरे धर्म को गाली नहीं दे सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को, समझना ध्यान से। सपोज करो ये ए वाला रिलीजन है, ये बी एक रिलीजन है, ये पर्सन जो है ये ए वाले रिलीजन को फॉलो करता है, ये वाला पर्सन जो है ये बी वाले रिलीजन को फॉलो करता है। ये पर्सन बोलता है ए वाला रिलीजन जिंदाबाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलता है बी वाला मेरा धर्म अच्छा है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ए वाला ये बोलता है ना कि भाई तेरा धर्म गलत है और मेरा धर्म अच्छा है, तब फ़र्क पड़ता है। भाई तुम्हारा धर्म अच्छा है, ये बोलता है मेरा धर्म अच्छा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों का धर्म अच्छा है। लेकिन जब धर्म में ये बातें आती ना कि भाई तुम्हारा धर्म गंदा है, हमारा फॉलो करो, हमारा ही अच्छा है, तब लड़ाई होती है। तो यही हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इसमें बताया जाता है कि भाई किसी भी तरीके का धार्मिक मुद्दा हो, ठीक है, आप उसमें ये नहीं कर सकते कि आप अपने धर्म के प्रचार करिए, जैसे मर्जी करिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आप दूसरे धर्म को गाली दे करके नहीं कर सकते। उसके अलावा आप अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप अपने धर्म के लिए स्कूल्स बनवा दें, अपने धर्म के कॉलेजेस खोल लो, अपने धर्म की शिक्षाओं के लिए आप मदरसे वगैरह बनवाते हैं ना जैसे, तो उस टाइप से आप धर्म के स्कूल खोल सकते हो, तो उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है, इवन टैक्स भी नहीं लगता उन पर। ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब इनमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो सर कहीं भी राइट टू फ्रीडम ये नहीं सिखाता कि आप पूरे के पूरे स्टेट का खुद का एक धर्म होगा। भाई ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर कोई पंजाब में रहता है तो वो सारे के सारे सरदार या सिख को ही फॉलो करना ज़रूरी है? कहीं लिखा है ऐसा? नहीं लिखा। कहीं लिखा है ऐसा कि अगर आप राजस्थान में रहते हो तो आप सबको राजपूत ही होना पड़ेगा, आप दूसरे धर्म के लोग वहाँ नहीं रह सकते? नहीं लिखा ना। तो धर्म में कहीं भी ये नहीं सिखाता कि अगर आप किसी भी एक स्टेट का खुद का एक प्रॉपर रिलीजन होना ही चाहिए, तो ये धर्म नहीं सिखाता है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट आइएगा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। नंबर कौन सा? तो आर्टिकल नंबर 28 इसकी बात करता है। यहाँ पर मैंने प्रॉपरली आपको यहाँ पर ये चीज़ लिख दी है, ठीक है। तो फ्रीडम टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस टू अटेंड द रिलीजियस वर्शिप्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप भाई प्रार्थना वगैरह सब स्कूलों में करवाते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये आप नहीं कर सकते कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड। अगर कोई इंस्टीट्यूट स्टेट द्वारा फंडेड है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है तो आप उसमें धर्म की शिक्षाएं नहीं दे सकते, ये प्रोहिबिट होता है, ये मनाही होती है इस पर। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट डील विद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा बताइए ज़रा आर्टिकल आता है? तो भाई माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों मैंने लिख दिए जो माइनॉरिटीज़ से जुड़े हुए हैं आपके। आर्टिकल नंबर 29 जो है ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ का। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली ये चीज़ लिखी आती है ना कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो आर्टिकल नंबर 29। और आर्टिकल नंबर 30 की बात करते हैं तो ये बात करता है कि भाई ऑल माइनॉरिटीज़। अब देखो माइनॉरिटीज़ किस बेसिस पे डिसाइड होती हैं, या तो धर्म के या लैंग्वेज के, ठीक है। तो चाहे किसी भी तरीके की माइनॉरिटी हो वो अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकती है, ये आपका आर्टिकल नंबर 30 बोलता है। ओके, चलिए आइए बताइए ज़रा, द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अफर्म्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
देखो ये सब रामायण में इसने सिर्फ इतना बोला है कि पार्ट नंबर 3 देखो इधर, पार्ट नंबर 3 की बात कर दी जाता है फंडामेंटल राइट्स का। तो इसने बोला है कि भाई ऐसा कौन सी चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट के अंदर, मतलब फंडामेंटल राइट जो है उसके अंदर क्या लिखा हुआ, फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ पार्ट नंबर 3 के अंदर। और पार्ट नंबर 3 में जो फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं उसके तहत इंसान कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये सब चीज़ों की एक समराइज वे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 32 में लिखा हुआ है। और इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप देख, सॉरी, हार्ट एंड सोल या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह लो, हाँ सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप आर्टिकल नंबर 32 की बात करें, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर जो 32 है इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वोलेट होता है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फंडामेंटल राइट वोलेट होने पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल नंबर 32 बोलता है कि ही कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, किसके द्वारा, BR अम्बेडकर द्वारा। ओके, चलिए, अब देखो होता क्या है भाई, जब भी आपका कोई राइट वोलेट होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरीके के ऑप्शंस होते हैं, वो 5 तरीके की रिट जारी करता है। क्या जारी करता है, रिट। तो सबसे पहला क्वेश्चन की रिट कितने तरीके की होती है, तो 5 टाइप की रिट होती है। ठीक है, अब देखो रिट की बात करता हूँ तो यहाँ से इतना डिटेल में नहीं जाना। देखो इधर सर, रिट की जो है 2 लोग इश्यू कर सकते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, एक कर सकता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत, हाई कोर्ट करता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। तो सबसे पहले तो ये याद रखो, रिट होती है 5 तरीके की, सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है, हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत और हाई कोर्ट करता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। ओके, अब ज़रा आगे आते हैं। देखो इधर सर, सबसे पहले रिट आती है हाबिस कॉर्पस। हाबिस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, ये रिट कब जारी करी जाती है, सर पुलिस वाले ने किसी को अरेस्ट कर लिया और 24 घंटे होने वाले, लेकिन वो पेश नहीं कर रहा किसी को मजिस्ट्रेट के सामने, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है कि प्रेजेंट करो बॉडी को हमारे सामने प्रेजेंट करो बॉडी को, हम रिट जारी कर रहे हैं इस चीज़ की, ऑर्डर है, करो प्रेजेंट, और करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद आता है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है किसी को कमांड देना, किसी को कोई ऑर्डर देना। ठीक है, उसके बाद प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी पर रोक लगा देना, किसी चीज़ के लिए रोक लगाने के लिए ये रिट जारी करी जाती है। क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है, जैसे मान लो आप देखोगे सरकारी अफसर वगैरह है, काफ़ी लोग सरकारी कर्मचारी जब आप बनोगे तो आप देखना आपके जो डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो कि फेक सर्टिफिकेट्स या पैसे दे करके ना, मतलब सिलेक्शन ले रखा होता है जिन्होंने। ठीक है, अब जब सरकार बदलती है, जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, तब क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, सरकार जो होती, सुप्रीम कोर्ट जो होती है, वो एक ऑर्डर जारी करती है जिसको बोला जाता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो में एक रिक्वेस्ट भी नहीं होती, एक ऑर्डर ही होता है कि भाई जिस सीट पे आप बैठे हो वो सीट के आप हकदार नहीं हो, अब चुपचाप से आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर होता है ना, ये होता है क्यू वारंटो के अंदर। ठीक है, कि भाई जिस गद्दी पर आप बैठे हो सरकारी ऑफिसर बन के, वो गद्दी आपके योग्य नहीं है, वो आप इसके लायक नहीं हो, आप यहाँ से उठो और निकल लो। ठीक है, ये होता है क्यू वारंटो। और सेंचुरेट, ये क्या होता है, ये होता है टू बी सर्टिफाइड। ओके, चलिए आइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। कितने तरीके की इशू कर सकता है रिट, 5 तरीके की। नेक्स्ट आइएगा, विच स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ कोर्ट मीन्स एन अरेस्ट पर्सन शुड बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। बताइए ज़रा, कौन सा ऐसा ऑर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट का, जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि भाई तुम्हारे पास जो पर्सन है उसे प्रेजेंट करो कोर्ट के सामने। वो कौन सा होता है सर, प्रेजेंट के लिए कौन सा आ जाएगा, अभी हमने देखा था कौन सा सर, हबीस कॉर्पस। यहाँ पर ज़रा आप वापस आइए तो यहाँ पर देख सकते हो हबीस कॉर्पस प्रेजेंटिंग द बॉडी, कि भाई पेश करो हमारे सामने पर्सन को। ओके, ये होता है। तो इस टाइप से आपके देखो CGL 2022 में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो फिर से रिपीट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपसे अब यही चीज़ पूछे। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी और स्टेटमेंट दे सकता है और क्लैरिफाई करेगा किस रिट की बात कर रहा है, तो इसीलिए आपको ये पूरा का पूरा चार्ट याद होना चाहिए।
कि आपसे अब एक बार अगर ये चीज़ पूछ चुका है तो अगली बार आपसे हो सकता है ये पूछ ले, प्रोहिबिशन का पूछ ले, या फिर व्हाट इज योर अथॉरिटी का पूछ ले। तो ये सभी को आप याद रखोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट्स द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी। बताइए ज़रा, डीपीएसपी की बात कौन सा करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कौन सा करता है? सर पार्ट नंबर 4 बात करता है डीपीएसपी की। ओके, चलिए देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात, ध्यान से समझना एक एक चीज़ को बहुत ही प्यारे तरीके से। सर आर्टिकल नंबर 37 क्या है? सर आर्टिकल नंबर 37 ये बोलता है कि भाई देखो ऐसा है कि डीपीएसपी जो है वो जस्टिशिएबल नहीं होते हैं, नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट और जस्टिशिएबल। ठीक है, तो ये जस्टिशिएबल नहीं होते हैं। आपको अगर पूछ लूँ मैं कि डीपीएसपी जस्टिशिएबल होता है, आप सभी बोलोगे सर नहीं होता। लेकिन अगर मैं यही चीज़ पूछ लूँ कि डीपीएसपी जो है वो जस्टिशिएबल नहीं होता, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? तो आर्टिकल नंबर 37 बोलता है। तो एक एक चीज़ को नोट करते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सब बच्चे ये पढ़ के ज़रूर जाते हैं कि डीपीएसपी जस्टिशिएबल नहीं होता, लेकिन अगर मैं आर्टिकल पूछ लूँ कि कौन सा आर्टिकल ये बात बोलता है, तो आर्टिकल नंबर 37 बोलता है। तो ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 38 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 38 बोलता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ पर सोशल वेलफेयर हो और साथ ही साथ पब्लिक वेलफेयर की बात भी करे। ओके, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आई थी उसके तहत आर्टिकल नंबर 39A बनाया गया था। उसके अंदर बात करी गई थी इक्वल एंड जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मेरी बात ध्यान से समझना। ठीक है, सड़क पे कोई आदमी जा रहा है, मान लो कोई एक्सीडेंट होता, कुछ होता है, घायल हो जाता है। ठीक है, अब आप उसकी मदद करने जाते हो। अब आप क्या करते हो, पहले मान लो आप उसकी मदद करने जाते हो तो आप उसके दवाई पट्टी वगैरह करवा देते हो कि भाई लग गई, चल पट्टी वट्टी कर ले। उसके बाद जो पुलिस आती है वो पर्चा वर्चा होता है पूरा, जो भी होता है। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, लोग इस डर से मदद नहीं करते थे कि यार हम भी फंस जाएंगे झमेले में बेफालतू में, तो मरने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन यही चीज़ को हटाने के लिए आर्टिकल नंबर 42nd अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल नंबर 39A ऐड करा गया, जिसमें ये बोला गया कि भाई फ्री जस्टिशिएबल एड है कि भाई अगर कोई भी बीमार, मतलब कि किसी भी हॉस्पिटल में बात करो या कहीं भी इमरजेंसी के टाइम पर अगर किसी मदद की ज़रूरत है किसी को, अगर किसी को मान लो फ्री लीगल, मतलब किसी को मतलब दवा वगैरह पट्टी वगैरह की ज़रूरत है, तो आप उसकी मदद वगैरह करो, आप पर कोई कार्रवाई वगैरह नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपली इसके लिए ये लागू करा गया था। इसका सेकंड ओपिनियन एक ये भी बनता है कि भाई आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप ये ज़रूरी नहीं कि फॉर्म भरवाया जाएगा जैसे मुन्ना भाई MBBS में होता था कि फॉर्म भरो पहले उसके बाद हम इलाज करेंगे। नहीं, अगर कोई घायल आता है तो आपकी सबसे फर्स्ट ड्यूटी ये बनती है कि आप उसे क्या करें, उसे एटलीस्ट मरहम पट्टी वगैरह प्रॉपरली उसकी करें, उसके बाद वो बाकी जो प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करेगा। तो ये दो ही मतलब होते हैं इस आर्टिकल के, ध्यान रखिएगा। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल नंबर 39A करता है। तो फ्री लीगल एड का मतलब क्या हुआ कि कहीं भी अगर एक्सीडेंशियल केस होता है, सड़क पे होते हैं या हॉस्पिटल में होता है, कहीं भी होता है, तो आपको जो मरहम पट्टी वगैरह है वो कितनी भी इमरजेंसी हो, आपको कहीं शिफ्ट भी क्यों ना करना पड़े, आपको फॉर्म नहीं भरना, पहले आपकी मरहम पट्टी वगैरह होगी, वो चीज़ें होंगी, उसके बाद आपकी बाकी प्रोसीजिंग आप पूरी करोगे। और इक्वल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप घायल हो, अगर कोई घायल है और आप उसकी मदद करने जाते हो, तो ये नहीं कि आपको भी झमेले में घसीट लिया जाएगा। नहीं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपका सिर्फ एक मदद का हाथ रहेगा उसमें, बस। ओके, चलिए आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? लो अभी आ गया क्वेश्चन। फ्री लीगल एड की बात कौन सा आर्टिकल करता है? 39 का A वाला पार्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये फिर से रिपीट होगा। और ये अब ये मत सोचना बच्चों, मैं देखो मैं अब साफ बोल दूं कि ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना कि सर CGL का क्वेश्चन है, MTS या GD में कहीं पूछ लेगा। जब ये चीज़ें रिपीट होती हैं ना, तब रोना निकल जाता तुम्हारा। इसीलिए एक एक चीज़ जितनी डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी पढ़ो और नोट डाउन अपने आप करो। इन सभी की PDF जो है पेड रहेंगी। ओके, चलिए। डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज पंचायत। बस यहीं तक रुक गया और मैंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर C। सिंपली क्या बोल रहा है कि भाई कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये बोलता है कि स्टेट को पंचायत रखनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए, स्टेट्स के अंदर पंचायती सिस्टम होना चाहिए।
सर देखो अगर पंचायत की बात करेगा तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स बनते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 40 बात करता है पंचायत सिस्टम की, ठीक है, ये याद रखिएगा। सर पंचायती राज कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल नंबर 40 के तहत आता है। और सबसे पहली बार पंचायत कहाँ पर बनाई गई थी, तो राजस्थान में, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है राजस्थान के अंदर। तो याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, पंचायत बनाने की बात करता है आर्टिकल नंबर 40, और सबसे पहली पंचायत बनाई थी राजस्थान के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, आपको वही सारी चीज़ें दिखाते हैं। देखो इधर, सर पंचायती सिस्टम इंट्रोड्यूस कब किया गया था, आर्टिकल नंबर 40 के तहत करा गया था। आर्टिकल नंबर 41 क्या बोलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 41 बोलता है कि भाई राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये किसी भी हालात में आपको काम करने से, एजुकेशन से या पब्लिक असिस्टेंस से नहीं रोक सकता, वो सब चीज़ें हैं। आर्टिकल नंबर 42, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना। देखो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे वुमेन्स हैं, काम करती हैं, वर्किंग वुमेन्स होती हैं, ठीक है, अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं या उनको मैटरनिटी लीव मिलती है तो वो पेड होती है और वो देनी कंपलसरी होती है। अगर आप मैटरनिटी लीव नहीं दोगे ना तो आपके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। तो मैटरनिटी लीव देनी ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। और ये आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 42, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैटरनिटी रिलीफ के लिए और ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क के लिए ये बात करता है। तो अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों का मतलब क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात। सर आर्टिकल नंबर 40 तो बहुत ही सिंपली आपको समझ में आ गया कि भाई पंचायत सिस्टम जो है इसके हिसाब से लागू करा गया, ठीक है। अब ज़रा आर्टिकल नंबर 42 पे आते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसका डिटेल में मतलब जानना ज़रूरी है, ठीक है। देखो सपोज करो आप कहीं पर काम करने जाते हो, ठीक है, आपकी 12 घंटे की जॉब होती है, मान लो आप 12 घंटे के लिए काम करने जाते हो कहीं पर। अब वहाँ पर आप जाते हो, वहाँ पर आपके लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर आपको आसपास कोई भी टॉयलेट्स नहीं मिलते, ठीक है। अब आप वहाँ पर काम करने जा रहे हो, वहाँ पर आपको प्रॉपरली लाइट ही नहीं मिल पा रही है। तो अब ऐसे इनह्यूमन कंडीशंस के अंदर जहाँ पर आपको अपनी बॉडी को टॉर्चर करना पड़े कि भाई 12 घंटे पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आप प्यासे ही काम कर रहे हो, आपको प्रॉपर लाइट नहीं है, तो आप आंखें बड़ी बड़ी कर करके देख देख के बारीकी से फिर काम कर रहे हो। तो ये सब जो इनह्यूमन कंडीशंस होती ना, ऐसी कंडीशंस वर्क प्लेस पर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी कंडीशंस दिखती हैं तो आपको उसको सहने की ज़रूरत नहीं है, आप केस कर सकते हो इसके तहत, आराम से जाओगे कानून के पास, कंप्लेन लिखा सकते हो कि ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर अपने आप कानून इसको सीधा करेगा, उसको सही करेगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि भाई आप तो एक तो ह्यूमन कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर आप इंसान काम कर सको, सही तरीके से काम कर पाओ, ऐसा नहीं हो कि इनह्यूमन कंडीशंस में आप काम कर रहे हो। दूसरी चीज़, अगर मैटरनिटी रिलीफ की बात आती है या मैटरनिटी लीव लेने की बात आती है किसी महिला की, तो वो कंपलसरी है, वो आपको देनी पड़ेगी, उसको आप मना नहीं कर सकते, ओके। चलिए सर यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस बार बच्चों लिख के ले लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्योंकि करंट अफेयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये इस बार करंट अफेयर में बहुत पूछा गया है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका आर्टिकल नंबर 44 के तहत आता है। और सबसे पहला स्टेट कौन बन गया है जिसने यूसीसी अप्लाई किया है 2024 के अंदर, तो उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है ये सबसे पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया है, ओके। नेक्स्ट आइएगा, तो आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। सर आर्टिकल नंबर 45 किसकी बात करता है, सर आर्टिकल नंबर 45 ये बात करता है कि भाई 6 साल तक का हर बच्चा जो है, ठीक है, देखो इधर, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन दे कंप्लीट एट लीस्ट एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। एक बात बताओ, एक बच्चा है, ठीक है, अभी 1 साल का हुआ, आप उसको जिद कर लो कि नहीं जा स्कूल ही जा, अब 1 साल का हो गया, अब स्कूल भेज देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते। एटलीस्ट उस बच्चे को 6 साल का तो होने दो। तो ये बोलता है आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 45 बोलता है कि भाई 6 साल से छोटा हर बच्चा जो है उसे एक माँ की ज़रूरत है, उसे एक परिवार की ज़रूरत है, उसे एक प्रॉपर केयर की ज़रूरत है, ठीक है। और वो केयर आपको करनी पड़ेगी उसकी, ये नहीं कि आप उसे बस पैदा करके छोड़ दिया, ये वाले हाल नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 46 सर ये बात करता है कि भाई जो एजुकेशन होती है, ठीक है, ये शेड्यूल कास्ट हो गई, आपकी शेड्यूल ट्राइब्स हो गई या वीकर सेक्शंस हो गए, इन सभी में जो आपके आरक्षण लगे ना वो आर्टिकल नंबर 46 के तहत आते हैं, ठीक है।
जो आप देखते हो, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह देते हो आप, उन सभी में आप देखते हो कैटेगरीज बनी होती हैं। ओबीसीज हो गई, ठीक है, फिर एससी हो गई, फिर एसटी हो गई, फिर जनरल तो खैर रो ही रहे हैं अभी तक, है ना। तो ये सब जो कैटेगरीज बनी है ना, ये सभी कैटेगरीज की बात करता है आर्टिकल नंबर 46, ठीक है, कि भाई इनको अलग से मतलब वो है रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 47 की बात करें तो ये बात करता है किस चीज़ की, ये बात करता है सर लेवल ऑफ न्यूट्रिशंस, लेवल ऑफ न्यूट्रिशंस। अच्छा, इसको समझाने के लिए ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका सिखाता हूँ। देखो इधर आप देखना, कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओगे ना आप, या कभी हॉस्पिटल्स वगैरह में जाना गवर्नमेंट वगैरह में, तो वहाँ पर आप देखना जो लोग बीमार पड़े होते हैं ना, तो उनको एक टाइम के जब खाना आता है ना हॉस्पिटल की ओर से, जब खाना आता है उनका, तो उसमें आपको देखना डाइट में कहीं ना कहीं फ्रूट वगैरह ज़रूर ऐड होता होगा। पक्की बात है, फ्रूट वगैरह ऐड होना ही होना पड़ेगा उसको, ज़रूरी है वो। क्यों? ये इसी के चक्कर में आता है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के चक्कर में। एक्चुअली में ये हमारा ना एक आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल नंबर 47 ये बोलता है कि भाई देखो, कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसके दिन के खाने में एटलीस्ट उसके एक टाइम के खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशंस उसे मिलने चाहिए। इसीलिए वो न्यूट्रिशंस की फुलफिलनेस के लिए वो फ्रूट्स वगैरह को ऐड करना ज़रूरी होता है, ये आर्टिकल नंबर 47 बोलता है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। एक तो 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर वाला हो गया जो कि 6 साल तक की है। ये दो आर्टिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके अलावा इनको आप ना भी याद रखो, कोई भी काम का नहीं है। ओके, चलो आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने दो तरीके के जानवर की कैटेगरी बनाई हुई है, एक है पेट, एक होता है वाइल्ड एनिमल, ठीक है। पेट एनिमल कौन से होते हैं सर? ऐसे एनिमल जिनसे हम कुछ ना कुछ कमाते हैं, जिनको हम पाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मुर्गियों को पाला जाता है, बकरियों को पाला जाता है। शेर को पाल सकते हो? नहीं पाल सकते, केस हो जाएगा, ठीक है। भालू को पाल सकते हो? नहीं पाल सकते, केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर सेक्टर में आप जिन जिन चीज़ों को पाल सकते हो, जिन जिन जानवरों को पाल सकते हो, वो सारे जानवरों की एक प्रॉपर लिस्ट और वो सारे काम जो आप उनसे कर सकते हो। जैसे मुर्गी अंडा देती है, आप अंडे को बेच लो, ठीक है। कोई आप जैसे गाय हैं, गाय दूध देती है, दूध से आप पनीर बनाओ, उसको बेचो या दूध बेचो, जो भी करो, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री के अंडर आती हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में आती हैं, इन सभी को रखा गया है आर्टिकल नंबर 48 में, ठीक है। लेकिन अगर मैं आर्टिकल नंबर 48 के आगे यहाँ पर ए और लगा दूँ, 48A वाला कर दूँ आर्टिकल, इसको हटा दो, अगर मैं आर्टिकल 48A कर दूँ, तब ध्यान रखना ए से याद रख लो अटैक। 48 है तो एनिमल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ए और आ गया तो इसका क्या मतलब हो गया? अटैक। क्या हो गया? अटैक। तो ये बात करता है आपकी वाइल्ड एनिमल्स की, ठीक है। अब वाइल्ड एनिमल्स की बात क्या करेगा? वाइल्ड एनिमल्स में आप देखोगे तो आपके टाइगर रिजर्व आते हैं, आपके टाइगर रिजर्व आते हैं, बिल्कुल। वो जितने भी आपके टाइगर रिजर्व हैं वो इसी के अंदर आते हैं। आपके जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। आपके जितने भी हंटिंग बैन होती है, जहाँ पर कि भाई हंटिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर आप शिकार नहीं कर सकते, नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व हैं, उनमें आप शिकार नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें इसी के अंदर आती हैं, आर्टिकल नंबर 48A के अंदर, ठीक है। ये याद रखिएगा। ओके, चलो, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, बट ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, ये यहाँ पर लिस्ट में आपको नहीं दे रखी, ये नोट कर लेना। ओके, चलो आओ। आर्टिकल नंबर 48 क्या बात करता है? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की। सर 49 किसकी बात करता है? ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स की, ठीक है। अब सर ये क्या बात करना चाहता है 49? देखो इधर, भाई आप सबने ताजमहल देखा है, फोटो में तो देखा ही होगा, वाइट कलर का होता है, ठीक है। अब तुम में से किसी को वाइट रंग पसंद नहीं आया और तुम पहुंच जाओ कलर का डिब्बा लेके कि आज तेरा भाई पीला रंगेगा ताजमहल को, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। छेड़खानी नहीं कर सकते कि नहीं वाइट ताजमहल अच्छा नहीं लग रहा, आज इसको लाल रंग देते हैं, ठीक है, आज इसको सुनहरा रंग देते हैं, नहीं, ठीक है। जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, जितने भी धरोहर हैं इंडिया की, जितने भी हमें पुराने टाइम से मिली हैं, या जितने भी हमारे देश के अंदर पार्क वगैरह हो गए, जितने भी स्टैचूज़ वगैरह हो गए, जितने भी चौराहे वगैरह हो गए, ठीक है, उन सब में जो भी मूर्तियाँ लगाई जाती हैं या जो भी हमें पुराने समय से जो चीज़ें हमें रिजर्व मिली हैं, उन चीज़ों को आप छेड़खानी नहीं कर सकते, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 49। ओके, तो ऐसा नहीं है लाल किले को नीला रंगने चले गए आप कि भाई साहब नीला करेंगे आज, तो
तो ये सब नहीं चलेगा। ओके, ये सब आता है आर्टिकल नंबर 49 के अंदर। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है कि भाई देखो ऐसा है, आपको ध्यान रखना है शांति बनाने का भी, ठीक है, पीस। आर्टिकल नंबर 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई पॉलिटिशियंस और जज साहब वगैरह जो होते हैं, जो जस्टिसेबल चीज़ें होती हैं, ये एक साथ नहीं काम कर सकती कभी भी आप इनको एक साथ नहीं देख लोगे कि भाई साहब आज जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा चाचा है विधायक, मैं गया कारवार से एक पर्सन को उड़ा दिया, मार वार दिया। अब भाई साहब शाम को जज साहब को बुलाया मेरे पापा ने घर पे, आओ भाई बढ़िया चाय वाय पीते हैं, खाना वाना खाते हैं, फैसला वैसला लिया। अगले दिन गए कोर्ट में, अब भाई जानकार है जज साहब हमारे, तो उन्होंने फैसला हमारे खिलाफ दिया ही नहीं। अब मेरे को जस्टिस ही नहीं मिला, मैं आराम से बैठा हूँ घर में मज़े कर रहा हूँ, तो क्या ये न्याय होगा? नहीं होगा। इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये चीज़ पूछी जाती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आपका, कि कभी भी एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके जितने भी पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं वो सारे काम इसमें आते हैं, ठीक है। ये कभी भी जुडिशरी यानी कि जजेस वगैरह जो होती है, जूरी वगैरह होती है, ये दोनों कभी भी एक साथ काम नहीं कर सकती हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भाई साहब पॉलिटिशियंस के साथ बैठ के चाय पानी पी रहे हैं मस्ती से और बोल रहे हैं कि कोई नहीं अपना ही छोरा है, हम देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, चलो। और 51 ये इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है शांति बनाए रखने की, ठीक है। किसकी? सर, प्रमोट इंटरनेशनल पीस। भाई अब हम इंडिया में बैठे हैं, ठीक है, अब इंडिया में बैठे हो, अब भाई साहब सोशल मीडिया का ज़माना है, तुम सब जाओ सोशल मीडिया पे और वीडियो डाल रहे हो कि ये पाकिस्तान की ऐसी तैसी, पाकिस्तान की ये सब चीज़ें तुम नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, एक लेवल होता है, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। आप किसी कंट्री को या किसी भी कंट्री को, किसी भी चीज़ को इतना ट्रोल नहीं कर सकते कि वो युद्ध का रूप ले ले, है ना। तो वॉर सिनेरियोस क्रिएट नहीं कर सकते आप, दंगे फसाद ये सब चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकते आप, वॉयलेशंस वगैरह नहीं कर सकते। अभी आपको याद होगा पंजाब में अमृतपाल सिंह काफ़ी चला था, है ना। क्यों? क्योंकि उस पर डाउट था कि वो खालिस्तानियों को प्रमोट कर रहा है, जिसके वजह से वॉर सिनेरियो क्रिएट हो जाता, इसीलिए उसको मारा गया, ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, जैसे अभी इजराइल और हमास की बात करता हूँ तो वहाँ पर हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी तरीके की चीज़ों को प्रमोट करते हैं जिसकी वजह से वॉर सिनेरियो क्रिएट हो जाए, और इसीलिए उन सभी को आतंकवादी घोषित किया गया। तो आर्टिकल नंबर 51 वो ही बताता है आपको कि आप देखिए इंटरनेशनल पीस का भी ध्यान रखें। आप अपनी बात रखने का हक रखते हैं, आपको राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेशन है, आपको, आप अपनी बात रख सकते हो, बट ये नहीं ना कि आप बात उस तरीके से रखो कि युद्ध हो जाए, है ना। तो ये चीज़ें का भी ध्यान रखो, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 51। ओके, चलिए। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स? बताइए जरा, मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने का आर्टिकल नंबर कौन सा आ जाएगा भाई? बता दो यार फटाफट से। 49। कौन सा आ जाएगा? 49। यहाँ पर आप देख सकते हो 49 प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा 48 किसकी बात करता है? एनिमल हस्बेंड्री की। और 48 ए वाला आ जाए तो क्या आ जाएगा सर? वाइल्ड एनिमल्स या फिर वाइल्ड लाइफ पार्क वगैरह, नेशनल पार्क्स वगैरह। ओके, उसके बाद आती है, बताइए द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडिड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट ऑफ? सर 42nd अमेंडमेंट के तहत हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा। 86th अमेंडमेंट के तहत हमने क्या किया? राइट टू एजुकेशन को ऐड करा है। ओके, चलिए आइए। तो 42nd अमेंडमेंट कब आई थी? 1976 के अंदर आई थी, ठीक है। और इसके तहत हमने क्या करा है? फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा है, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से आई थी। अब यहाँ पर आपके बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, सारों को ध्यान से सुनना, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा सर, फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान कौन सी कंट्री से लिया गया है? सबसे पहला सवाल तो रशिया से लिया गया है। दूसरी चीज सर, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड करी गई? सर अमेंडमेंट नंबर 42 के तहत ऐड करी गई। सर फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी रिकमेंडेशन से ऐड करी गई? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से ऐड करी गई। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सर जब फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी, सरकार किसकी थी? सर इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं ज़रूर नोट करवाऊंगा कि एक तो ये ईयर याद रखिएगा,
और एक इतनी सी बात याद रखिएगा कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी है, इन्होंने टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रेकमेंड करी थी, सॉरी 8, कितनी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है यहाँ पर इन्होंने रेकमेंड करी थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने इनकी 8 नहीं मानी, बल्कि इनमें से सिर्फ 5 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकी मानी गई और बाकी की 5 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंदिरा गांधी खुद लेकर गई थी इनकी सरकार, और टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उस टाइम पर स्टार्टिंग में लागू करी गई। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर ना बच्चे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस आता है और इसकी ट्रिक भी नहीं है याद करने की। तो ये चार्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, एक और ये एक दो, ये 2 चार्ट्स को आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे रख, ये 3 चार्ट्स हैं, इनको याद रखना ही पड़ेगा। अब क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखो इधर जैसे बात करता हूँ, अभी हमने पढ़ा, देखो इधर सर हमें हमारे देश के नेशनल फ्लैग की रक्षा करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बोलता है ये चीज़ कि सर हमें हमारे नेशनल फ्लैग, हम नेशनल एंथम जो होता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बोलता है। सर ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? सर आर्टिकल नंबर 51A, 51A का ए वाला पार्ट जो है ये बोलता है कि भाई हम नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 51A का बी वाला पार्ट क्या बोलता है? सर ये बोलता है कि भाई जितने भी नोबल आइडियाज़ हैं जो कि हमारे देश के स्ट्रगल में जो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह उन्होंने यूज़ किए थे, तो हमें उन सभी फ्रीडम फाइटर्स वगैरह की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, तो हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए, उनके नोबल आइडियाज़, उनके जो विचारधारा है उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, और नेशनल स्ट्रगल जो भी फ्रीडम हमें मिली है जिनकी वजह से, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 51C वाला क्या बोलता है? सी वाला बोलता है सोवरजेनिटी। ओके, ये याद रखिएगा। 51A का डी वाला पार्ट, सर डी से याद रखो यहाँ पर डिफेंड, क्या करना है, डिफेंड, कि अगर ज़रूरत पड़े हमारे देश को तो हमें अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ेगी, तो देनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ बोलता है कि भाई अपने देश के लिए जान भी देनी पड़ सकती है तो देनी चाहिए, ये भी हमारा एक कर्तव्य होता है। 51 का ई वाला पार्ट ये क्या बोलता है? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा, टू प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, भाईचारा वगैरह बना करके रखने की बात करता है यहाँ पर, और हारमोनी यानी कि शांति प्रिय देश बनाने की बात करता है। 51 का एफ वाला पार्ट ये बात करता है कि सर रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्रीज कंपोजिशन ऑफ कल्चर, यानी कि हमारे जो देश का कल्चर है, जो हमारे देश की संस्कृति है, इसको भी बचा करके रखना चाहिए और इसकी इज्जत करनी चाहिए, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 51 का जी वाला पार्ट क्या बोलता है? सर जी वाला बात बोलता है ग्रीनरी के बारे में, जी से याद रखो ग्रीनरी यानी कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, इनकी बात करता है। ओके, ये इस बार पूछा गया था आपके एमटीएस के अंदर कि 51A का एच वाला पार्ट किसकी बात करता है? तो सर साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है। आई वाला पार्ट किसकी बात करता है? तो सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वॉयलेंस। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी और वॉयलेंस। तो ये सब चीज़ें ना आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मिल जाएंगी, क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, ये सब चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी बच्चा, अब इसका कोई हल नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट आइए, बताइए ज़रा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, ये आपका एमटीएस में भी पूछा गया है। अब आप खुद देख सकते हैं, एमटीएस 2024 में पूछा गया है और उससे पहले सीजीएल 2023 में पूछा गया था। तो ये कौन सा आ जाएगा? सर 51 का एच वाला पार्ट, अभी मैंने आपको यहाँ स्टार मार्क भी करवाया था, ह्यूमन साइंटिफिक ह्यूमन टेम्पर। ओके, याद रखिएगा। तो सर ये कौन सा आ जाएगा आपका? 51 का ए वाला पार्ट। ओके, चलिए बताइए ज़रा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो सर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मुझे खुद बता दीजिए, कहीं भी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी है कि तुम साइंटिफिक टेम्पर बना करके रखो, यानी कि तुम गुस्से में रहो, बना करके रखो, भेदभाव नहीं, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कौन से आर्टिकल्स करते हैं, बताइए ज़रा, आओ ज़रा यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता हूँ तो 52 से 78 आर्टिकल्स। ठीक है,
पार्ट 5 के अंदर आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट आती हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है समझ गया। और आर्टिकल कौन सा आ जाएगा सर, आर्टिकल नंबर आ जाएगा 52 to 78। ओके, चलिए, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन द, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसके हाथ में होती हैं सर, वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, यहाँ पर सॉरी प्रेसिडेंट आएगा, यहाँ पर मिस्टेक है, प्रेसिडेंट कर लेना, तो ये आ जाएगा प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पर आप देखो तो ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हर एक चीज़ आपको यहीं पर इसी पीडीएफ में मिल जाएगी, बट ये पीडीएफ पेड रहेगी, 10 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। जिसको भी चाहिए मैसेज करना टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी आगे चलते हैं, बताइए ज़रा, इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ पावर टू पार्डन। देखो पार्डन यानी कि होता है माफ़ करने की पावर। इंडिया के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पावर होती है, वो किसी की सज़ा को भी कम, ज़्यादा या माफ़ कर सकता है, वो है प्रेसिडेंट। क्या है, प्रेसिडेंट। ओके, चलिए आइए अब सारे आर्टिकल्स देखते हैं। देखो आर्टिकल नंबर 52 जो है ये बोलता है कि भाई देश में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, देश में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 53 बोलता है कि भाई देखो ऐसा है कि भाई एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड द प्रेसिडेंट, कि भाई एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन जो होती हैं वो सारी की सारी प्रेसिडेंट जो है लीड करेगा। आर्टिकल नंबर 54 बोलता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद आती है आर्टिकल नंबर 55 की बात, तो ये बोलता है कि भाई मेथड बताता है ये किस तरीके से इलेक्शन होने चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होगा वो चीज़ बताता है। और आर्टिकल, अब देखो ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाने को तो मैं सारा पढ़ा दूंगा, लेकिन जो एग्जाम में आता है सिर्फ वही पढ़ें। आओ ज़रा एक बार, तो अब मैं हाईलाइट जो करवाऊंगा वो याद रखिएगा। ओके, आपसे सीधा पूछा जाएगा प्रेसिडेंट का आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 52 बोलता है प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 54 बताता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल नंबर 72 जो है उसके तहत प्रेसिडेंट के पास पावर होती है क्या करने की सर, पार्डन करने की। तो आपसे बोला जाएगा कि कौन सा आर्टिकल बात करता है, 72 बात करता है पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है। तो आओ ज़रा वाइस प्रेसिडेंट के भी सारे आर्टिकल देखते हैं। देखो इधर सर, ये जो है ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक के पार्ट्स हैं, इसको स्क्रीनशॉट ज़रूर मार लो एक बार, ठीक है। अब ये क्यों काम के हैं अभी आपको क्वेश्चन में पता लग जाएगा, बट अभी यहाँ पर आते हैं। तो आर्टिकल नंबर 63 जो है ये बोलता है कि भाई इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 63। ओके, आर्टिकल नंबर 63 बोलता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 64 बोलता है कि भाई देखो प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा राज्यसभा का, यानी कि वो राज्यसभा का चेयरमैन माना जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे नोट पक्का करो, एग्जाम में पूछा जाएगा, ये पक्का पूछा जाएगा। एमटीएस और जीडी वाले बच्चे भी देख लें, ये पक्का पूछा जाएगा। आर्टिकल नंबर 67 की बात करता हूँ, तो ये बात करता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो कितनी देर के लिए कार्यकाल संभालता है, तो 5 साल के लिए संभालता है, ये आर्टिकल नंबर 67 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 69 बात करता है कि ओथ एंड एफर्मेशंस, कि वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है। ओके, चलिए, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे बताओ ज़रा, आ गया ना क्वेश्चन। अब आओ यहाँ पर जरा, जो मैंने स्क्रीनशॉट मारने को कहा था स्टैटिक वाला पोर्शन, ये वाला देखो इधर, यहाँ पर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट ऑफ, अब प्रेसिडेंट के बाद सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है, सबको पता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और जगदीप धनखड़ जो है वो आज के समय में हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ओके, चलो आओ, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट आइएगा, सर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, सर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का वो होता है सर कौन,
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है सर? 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सर ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सर वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? सर वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है हमारा प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो है इनका उल्टा ही चलता रहता है। प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने का काम वाइस प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा, प्रेसिडेंट को देगा रिजाइनिंग लेटर, और प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा तो ये रिजाइनिंग लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देगा। तो ये सब आपस में इनका चलता रहता है। नेक्स्ट आइएगा आर्टिकल नंबर 66। सर ये बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की, कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके से होने चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सुन लो जो आपकी एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। देखो इधर, सर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम 35 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, और वो राज्यसभा इलेक्शन में क्वालिफाई हो चुका होना चाहिए। ओके, ये याद रखिएगा, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सर 5 साल के लिए कार्यकाल संभालता है, सबको पता है। ओके, ये सब चीज़ पता है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आइएगा, हु रन द गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम। सर पार्लियामेंट्री सिस्टम पर सरकार कौन चलाता है? बताइए सर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम पर सरकार चलाता है कौन? सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कौन आएगा? आओ यहाँ पर। सर पार्लियामेंट्री सिस्टम पर जो सरकार चलाई जाती है उसको कैबिनेट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और इस पे सरकार चलाता है कौन? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। याद रखिएगा, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। ओके, और पार्लियामेंट्री सिस्टम पर ये सरकार चलाते हैं जिसको कैबिनेट सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट आइएगा, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ज़रा, देखो इधर। सर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसे भी डबल स्टार मार्क करिए। सर आर्टिकल नंबर 74 का 1। सर ये आर्टिकल क्या कहता है? देखो ये आर्टिकल बोलता है कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं, इनके पास अधिकार होता है कि ये अगर चाहें तो ये प्रेसिडेंट की सलाह ले सकती हैं। ठीक है, एडवाइस द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को सलाह दे सकती हैं या ले सकती हैं, जो भी आप समझना चाहो। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए ना कि कौन से आर्टिकल के तहत ये बोला जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सलाह ले सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो आर्टिकल नंबर 74 का फर्स्ट वाला पार्ट। ये पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे, इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आइएगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 75 सेकेंड, द मिनिस्टर हेल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये सब चीज़ें से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एमटीएस के लिए पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर सीजीएल वगैरह के लिए पढ़ रहे हो फिर इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट बताओ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए इंडिया का, कौन सा आर्टिकल बोलता है? तो ये भी चीज़ें समझा देता हूँ, आ जाओ फटाफट से। देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। देखो इधर, सर अभी हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 75 का 1, ये बात करता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो होगा अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 71 का ए वाला पार्ट ये बात करता है कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर को मिला करके पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के मुकाबले। ठीक है, लोकसभा की जितनी भी स्ट्रेंथ होगी ये 15%। याद रखिएगा बच्चे, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क करिए। ठीक है, कि भाई आर्टिकल नंबर 71 का ए वाला पार्ट क्या बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये सब मिलाकर के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के मुकाबले में। ओके, चलिए ये देखिए आपका सीजीएल 2022 का लेटेस्ट सवाल है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड %% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ स्टेट। तो कितने परसेंट? सर 15% की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, 99% बच्चे गलत आंसर मार्क करेंगे। 99 गारंटीड है, 99% गलत आंसर मार्क करेंगे।
बहुत सारे CJI करेंगे, गलत है। बहुत सारे करेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, गलत है। सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% गलत आंसर मार्क करते हैं। आओ ज़रा यहाँ पर देखो क्यों इंपॉर्टेंट है। सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल नंबर 76 के तहत, ठीक है। और ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है इंडिया का, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट को एडवाइस करता है लीगल मामलों के अंदर, ठीक है। जो इंडियन गवर्नमेंट होती है ना, उसको कानूनी मामलों में ये मदद करता है, इसीलिए इसे फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? MC स्टलबर्ट बने हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है इस बार MTS के लिए। देखो मैं आपको पहले बता दूं, जो बच्चे MTS 2025 देने वाले हैं ना, या जो भी बच्चे 2025 में कोई एग्जाम देने वाले हैं, इस लेक्चर से रामबाण इलाज आपको कहीं नहीं मिलेगा पॉलिटी का। ये पॉलिटी का जो लेक्चर है ना, इसके अंदर से आपको एटलीस्ट 3 सवाल हर शिफ्ट में मिलेगा, हर शिफ्ट के अंदर 3 सवाल। अब बहुत बड़ी बात होती है हर शिफ्ट में 3 सवाल पॉलिटी का इसी लेक्चर से आना, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दूं आपको, ये पूरी की पूरी PDF बच्चा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लेकिन पेड रहेगी। जिसको चाहिए वो मैसेज करेगा टेलीग्राम के ऊपर कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ये PDF की कॉस्ट सिर्फ 10 रुपीज़ है, ओके। अगर आपको चाहिए इसकी PDF तो पेड है, 10 रुपीज़ लगेंगे, नहीं तो आप सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को, ओके। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, इसका सेकंड पार्ट आपके लिए जल्द ही मैं लेकर के आ जाऊँगा, ओके। थैंक यू, टाटा बाय बाय। अभी इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं।